नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 19 अगस्त है और आज दूसरे दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट मेंबर्स ने, मिनिस्टर्स ने अपनी हुकूमत की 2 बरस की जो अचीवमेंट्स हैं बावजूद चैलेंजेस के, उनका जिक्र जारी रखा। अब से चंद घंटे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपनी हुकूमत का, अपनी अचीवमेंट्स का बताया बहुत से मिनिस्टर्स ने, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, और अपोजिशन ने ज़ाहिर है कि अपनी जो है जवाबी तौर पे अपोजिशन ने ये साबित किया। आज मैं सबसे पहले आपको अपोजिशन का टुकड़ा सुनाऊंगा जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सिंध में जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने हुकूमत की कारकर्दगी पे किस किस्म का तबसरा किया। सबसे पहले सुनते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का 1.04 खरब रुपए था, जो आज इनकी हुकूमत में 2.2 खरब रुपए पे है। पाकिस्तान का कुल कर्जा रुपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था, 34.4 खरब रुपए हो चुका है। $1,652 जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान में, वो गिर के $1,355 पे आ गई है। $1,355। 18% पर कैपिटा इनकम में कमी आई है और वादा था इनका कि खुशगवार तब्दीली होगी। नाज़रीन, ये तो थे जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने सिंध में बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की जो आपने देखा। PMLN की लीडरशिप ने इस तरह से कोई प्रेस ब्रीफिंग तो नहीं की, कम अज़ कम हमारी नज़रों में नहीं आई। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर खाकार अब्बासी के साथ डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर रहे चंद महीने के लिए, उन्होंने बहुत ही तफसीली ट्विटर का सहारा लिया, बहुत ही तफसीली कमेंट्स किए हुकूमत की फाइनेंशियल और इकनॉमिक जो कारकर्दगी, उस हवाले से ग़ालिबन 13 या 14 उन्होंने ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने मुर्तज़ा वहाब की तरह, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने दी, ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इम्पोर्ट्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और वो जब हम डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो वो जो एदाद व शुमार हैं और जो उनके नुक्ते हैं वो मैं दोहराऊंगा और एक दफ़ा फिर आप स्क्रीन पे एक एक नुक्ता जो है वो देख सकेंगे। अब मैं चलता हूँ हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने जो चंद घंटे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, कम अज़ कम 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, ये शायद इससे भी ज़्यादा जो ब्रीफिंग की, उसमें किस तरह से हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस का बताया कि हमने क्या किया है गुज़िश्ता 2 बरस में। सबसे पहले हम सुन लेते हैं फवाद चौधरी साहब, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका एक टुकड़ा है तकरीबन 40 सेकंड का, वो क्या बताते हैं। मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया। 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान PPEs का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। 250 वेंटिलेटर्स महाना अब हम बना रहे हैं। NRTC की कैपेसिटी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ड्रैप दूसरी जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी ये लाइसेंस अगर 1-2 हफ्तों में जारी कर देगी तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 700 वेंटिलेटर्स महाना पे आ जाएगी, जिसके बाद हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे। जो इस टुकड़े में नहीं आपने सुना, वो फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो डायलिसिस मशीन्स भी बहुत जल्दी बनाना शुरू कर देगा और पाकिस्तान जो है वो एनेस्थीसियोलॉजी मशीन जो खासी कॉम्प्लेक्स होती है वो भी बनाना शुरू कर देगा। और कैसे सियालकोट में इस सेक्टर की जो है वो परवरिश जो है वो की जा रही है। जो सीनियर मिनिस्टर्स थे फाइनेंस के हवाले से, जैसे एडवाइज़र हैं डॉक्टर हफीज़ शेख और जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं असद उमर, वो एक दिन पहले अपनी ब्रीफिंग जो है इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से कर सके थे। अब वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं जो आप सेकेंडरी लाइन ऑफ मिनिस्ट्री कह सकते हैं। मुराद सईद साहब जो हैं, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जो कम्युनिकेशन है उसके हवाले से किस तरह से तबसरा किया। वज़ारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई-बिलिंग का आगाज़ किया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ई-बिलिंग, ई-टेंडरिंग, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। 750 मिलियन की हमने सेविंग की, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। मुल्क का एक शायद इदारा ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह एहतिसाब माफिया को उन्होंने हाथ डाला हुआ है, तो हमने इसमें अपना हिस्सा डालते हुए 12 अरब 54 करोड़ की स्पेशल ऑडिट और ऑडिट करके रिकवरी की है। हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। 92.2% की ये इंक्रीज बनती है। नाज़रीन, आप देखा कि जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सेकेंडरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें मिनिस्टर्स ने बुनियादी तौर पे अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के हवाले से बताया। इसके अलावा पंजाब रोज़गार प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च हुआ है।
और जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके भी बहुत से फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी आज की इस नशस्त में मुझे जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट हैं पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिटिकल मैटर्स में, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे आफ्टर अ ब्रीफ ब्रेक। मुझे अपोजिशन की तरफ से उनके एनालिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे हारून रशीद साहब जो हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर ज्वाइन कर सकेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि हम रेटरिक से निकल के ये देख सकें कि हुकूमत किस हद तक कुछ कर सकी है 2 बरस में, अखबारों के अदारियों ने क्या लिखा है, और किस हद तक हुकूमत जो है वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकी, किस हद तक अपोजिशन के इल्ज़ामात जो हैं वो इस चीज़ पे मबनी है, क्योंकि अपोजिशन वो हक़ाइक़ बता रही है, सिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं। क्यों वो ख़राब हुई हैं, मेरी कोशिश होगी हम उसकी भी डिस्कशन कर सकें, लेकिन सबसे पहले लेते हैं एक ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ हैं, चूँकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिन्होंने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है वो उन टुकड़ों को नहीं सुन सके, और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका जो टुकड़ा है वो सबसे बेहतर और बहुत आसान और बहुत अल्फाज में हुकूमत की परफॉर्मेंस की एक क्रिटिक है। मैं सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब के टुकड़े को दोबारा सुनाता हूँ आपको भी और डॉक्टर शहबाज गिल को भी, और फिर हम इसके ऊपर एक काउंटर व्यू लेते हैं हुकूमत का आफ्टर मुर्तज़ा वहाब। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का 1.04 खरब रुपए था, जो आज इनकी हुकूमत में 2.2 खरब रुपए पे है। पाकिस्तान का कुल कर्जा रुपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था, 34.4 खरब रुपए हो चुका है। $1,652 जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान में, वो गिर के $1,355 पे आ गई है, $1,355। 18% पर कैपिटा इनकम में कमी आई है, और वादा था इनका कि खुशगवार तब्दीली होगी। वादा इनका ये था कि खुशगवार तब्दीली होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने गेस्ट को, डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ हैं, हारून रशीद साहब भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब एक वीडियो लिंक पे मेरे साथ लाहौर से हैं। जी डॉक्टर शहबाज गिल, जो खुशगवार तब्दीली का ख्वाब दिखाया था तहरीक इंसाफ ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उस खुशगवार तब्दीली का क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोईद। देखिए 2-3 चीज़ें क्विकली, क्योंकि आपके पास फिर वक्त कम। आपने मुर्तज़ा वहाब को सुन लिया जी। मुर्तज़ा वहाब के मैं 2-3 जवाब दे दूँ, देने तो नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ये असूल है कि जो देने क्यों नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ इसका। हमारे यहाँ ये असूल है कि जो लूट के जाता है, जो मैट्रिक में फ़ेल होता है, वो बाद में बैठ के साहब सिर्फ ये वजह कि मैं अपोजिशन में हूँ मेरी बात का जवाब दें। मुझे आपकी बात का जवाब देना चाहिए, मुझे हारून साहब की बात का जवाब देना चाहिए, मुझे काम शहरी की बात का जवाब देना चाहिए। मुझे उन लोगों की बातों का क्या जवाब देना जो नैबज़दा हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, तबाही की, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हमारी वजह कैसे कनेक्ट करेंगे आप? जी मैं अभी करता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि जो खसारा है वो भी मुस्लिम लीग नून भी बार बार कहती है, ये भी कहते हैं खसारा जो है, ये जो सर्कुलर डेट है ये बढ़ा दिया। ठीक, सर्कुलर डेट 1 खरब से 2 खरब हो गया। आम शहरी के लिए मैं बता दूं, सिर्फ आम शहरी के लिए, कि जो बिजली का 1 यूनिट बनाने की पूरी दुनिया में कीमत थी, वो अगर 10 पैसे थी तो इन्होंने 18 पैसे पे 20 पैसे पे एग्रीमेंट किए। अब अगर आप अपने घर में दूध लेते हैं, मैं आम शहरी को कहता हूँ, और आपकी सास जो है वो एग्रीमेंट कर जाएं कि अगले 10 साल आपने दूध जो 2 लीटर लेते हैं वो मार्केट से आपने 50 गुना ज़्यादा पैसों पे लेना है, तो आपके घर में सर्कुलर डेट तो इकट्ठा होगा। हमारी गवर्नमेंट हो किसी और की हो, सर्कुलर डेट ने तो इकट्ठा होना है, उसमें हमारा कमाल तो नहीं है। इकट्ठा करने में, कम करने में हो सकता है, इकट्ठा करने में नहीं, क्योंकि आपकी एक एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं IPPs के साथ। उन एग्रीमेंट पे आपने बिजली खरीदी है। जी मैं उसका जवाब देता हूँ, वो देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एग्रीमेंट किया कि आपसे बिजली इतने में खरीदेंगे, हमने इनकी गवर्नमेंट्स एग्रीमेंट्स करके गई, हम आए, हमारे लिए वही एग्रीमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, हमने उन्हीं को ओन करना है। सॉवरेन गारंटी ज्यादातर पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग ने। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं, यही मुर्तज़ा वहाब साहब की गवर्नमेंट ने जो कार किया, और बहुत बहुत कुछ हुआ, सबको पता है क्या कुछ हुआ, राजा रेंटल और क्या कुछ नाम मशहूर थे यहाँ। इन लोगों ने वो दुगनी प्राइस पे एग्रीमेंट्स किए। अब हम उन्हीं एग्रीमेंट्स में चीजें खरीद रहे हैं, उन चीजों को बेच सस्ता रहे, ठीक क्यों नहीं कर और खरीद महंगी पर रहे। मैं बताता हूं, उनको इसलिए ठीक नहीं आप कर सकते कि उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हैं।
अगर आप ठीक करें तो आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, उसके हम पे क्या असरात Legal होने, implications. फिर हम कोर्ट्स में चले जाएंगे, उसके इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे। तो हमने दरमियानी रास्ता निकाला है अब, बहुत ही मुश्किल से 1 साल की नेगोशिएशन, 1.5 साल की बात। अब आपको अनकरीब अभी वो बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे लोग उस पर, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी। बहुत ही एफर्ट के बाद उनके साथ हमने कहा कि इन लुटेरों के साथ जो आपने एग्रीमेंट किए थे, ये हमारे हाथ जुड़े हैं, इस गरीब कौम को माफ कर दें आप लोग। आप तो बिजनेसमैन बेहतर निकले इनसे, इन डाकुओं से बिजनेसमैन बेहतर निकले। जो पैसा वो बना सकते थे, उन्होंने हमारे साथ बैठ के बात की कि हम उसको छोड़ देते हैं। डॉलर टर्म में ये प्रॉफिट देते थे 15%, उसको रुपये में लेके आए। तो आप ये देखेंगे कि एक तो ये समझ लें कि सर्कुलर डेट हम बैठे हो, कोई भी गवर्नमेंट बैठी हो, एग्रीमेंट ये करके गए हर महीने बढ़ेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इन्होंने कर्जा ज्यादा ले लिया। हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए, हमने किसी मेगा प्रोजेक्ट के लिए कोई कर्जा लेकर या गिरवी रखकर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हमने इंसानों पे इन्वेस्टमेंट की है। अब हमारी गवर्नमेंट में पहली दफा ये जो साल गुजरा है, 10 खरब का ये जो साल गुजरा है, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बहुत सालों के बाद प्राइमरी सरप्लस हुआ। प्राइमरी का मतलब है जो हुकूमत की आमदन है टैक्सों से और दूसरी चीजों से, और जो हुकूमत के अखराजात हैं, वो बहुत देर के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कामयाब हुए हैं, बहुत सालों के बाद, कि हमारे अखराजात कम हैं और हमारी आमदन ज्यादा है। अच्छा। लेकिन प्राइमरी सरप्लस में एक चीज ऐड नहीं होती, वो होती जो अपने कर्जों पे सूद देना है। उन कर्जों पे सूद देने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी सरप्लस का मतलब बताया कि जो हमारे अखराजात हैं और जो हमारी आमदन है वो तकरीबन बराबर बराबर है। थोड़े से हमने अखराजात कम किए, इनके जमाने में तो अरबों रुपए खरबों रुपए के वो। तो मैं आखिरी चीज, तो हमने पहली दफा प्राइमरी सरप्लस किया। इनके लिए हुए कर्जे पे हमें कर्जा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से और कर्जा लेना पड़ रहा है, और रुपी डेप्रिशिएट हुआ, वो भी पता है सागदार साहब ने कैसे रखा। और 10 खरब की बात की है जी, वो इन्हीं के लिए 24 खरब से बढ़ा के 34 खरब कर। मैंने दोबारा कहा, एक तरफ ये हमारे ऊपर ये क्रिटिसाइज करते कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, इन्होंने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं की, तो किधर चला गया वो कर्जा? फिर एक जुबान से वो करते हैं क्रिटिसिज्म, दूसरी जुबान से कहते ओ भाई इन्हीं की करतूतों के लिए वो कर्जा लिया। जब आपका जब इतना ज्यादा डेफिसिट होगा, 20 अरब आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा, कहां से पूरा करना है? कर्जों से पूरा करना है। साहब, हुकूमत का मौकफ यह है कि पीपीपी और पीएमएलएन ने इस किस्म के फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स किए हैं, ऐसे हालात पैदा किए हैं, इस किस्म के कर्जे लिए हैं जिनका इंटरेस्ट देने के लिए, यानी उनका इंटरेस्ट देने के लिए अब कर्जे लेने पड़े, जिसको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं डेट ट्रैप। और उस वक्त भी हमारे इदारे कहते थे 2016 में कि हुकूमत पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा रही है। क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप क्या है आपका रद्द अमल है? डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की आजकल सूरत हाल है, मैं शहबाज गिल से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि शहबाज गिल साहब का काम यही है जो ये कर रहे हैं, और अपोजिशन ने जो काम किया है उनका वही है जो वो कर रहे हैं। अब आया शहबाज गिल साहब सच बोल रहे हैं या अपोजिशन सच बोल रही है, ये आम आदमी जो है उसका तयन कर लेगा। मेरे ख्याल है कि जिसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको ये शहबाज गिल साहब को या मुर्तज़ा वहाब साहब को या मुस्लिम नून की क़यादत को कसमें कुरान खाकने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तयन कर लेंगे क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। बाकी मैं ओवरऑल समझता हूँ ये पाकिस्तान जो है वो इंतहाई मखदूश हालात से गुजर है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है मुआशी, सियासी, एक गवर्नेंस, वो एक इंतहाई अबतरी का शिकार है। मेरे ख्याल में कि जितने नामसाद हालात में, मैं एक तालिब इल्म हूँ सियासियात का, मेरा एक्चुअल जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्योर साइंसेज है, ये इंजीनियरिंग है, लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिस करते करते मुझे भी मेरी उम्र पूरी गारत हो गई और जिस जगह पहुंचा हूँ, अब देखेंगे जो इशारी है। आप अब तो बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे बहुत ही बरखुरदार हैं शहबाज गिल साहब, छोटे अजीज़, ये फरमा रहे हैं। अब ये सोचें कि जब 2013 में इलेक्शन हो रहे थे, या जो गर्मियाँ थी, मैं उसको यूँ कहना चाहिए, तो पाकिस्तान में 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं थी। एक बिल्कुल एक गदर कॉलम था। शायद ये यहाँ ना हो पाकिस्तान में, इनको मालूम ना हो कि क्या बीत रही थी। लाहौर जैसे शहरों में तो 7-8 घंटे बिजली आ जाती थी 24 घंटे में। मियाँ वाली जो मेरा शहर है वहाँ वर्चुअली, जिसको कहना चाहिए लिटरेली, 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं आती थी। अब प्रायोरिटी ये थी कि मुल्क आपका बिल्कुल दिवालिया हुआ था, जैसा कि होता है, हालात बड़े सख्त खराब थे।
तो आया किस तरीके से, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए क्या नहीं हुए, क्या आपकी प्रायोरिटीज थी कि आप 6-7 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर रहे थे, अब ये सारी इंडस्ट्री बंद हो तो आप ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमत इसलिए ज्यादा देनी पड़ गई, आप ये कह रहे हैं कि नून की हुकूमत को और पीपल्स पार्टी वालों ने इसलिए बिजली के कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगे मेरा ख्याल है क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप पीपल्स पार्टी को तो आप ना शामिल करें, क्योंकि बिजली यहाँ इस मुल्क में पिछले 68 ईयर्स में जितनी लगी तकरीबन जो है ना मुस्लिम नून में 70 साल में लगी, वो मुस्लिम नून की हुकूमत ने उसके तकरीबन 12,000 वोल्ट, टोटल 18,000 पूरे 70 साल में लगी, 12,000 वोल्ट जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत जो थी उसके इतने प्रेशर्स थे कि उसके अंदर जैसे इनको कई दफ़ा अगर इस हुकूमत को फैसले लेने पड़ते हैं प्रेशर में, उन्हें भी लिए होंगे। लेकिन अमला सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। जो लोग इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करें 70 साल से, मेरा केस तो उनके खिलाफ है। मैं कहता हूं इसमें मेरे मुल्क ने इनका कसूर क्या किया है, इस मुल्क ने क्या बिगाड़ा है कि आपने इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम दिया है। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूं कि कोई मुल्क दुनिया के अंदर बता दें जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा हो, जहां आपने कौम को एक दूसरे से लड़ाया हुआ हो, जहां एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात की खून की प्यासी हो, एक दूसरे का झूठ के पलंदे बनाए इसलिए कि दूसरी सियासी जमात को बचाया जा सके, उस मुल्क के अंदर आपने एक शेर किए कि मुल्क के अंदर लोगों को एक दूसरे के लिए अजनबी बना दिया हो, दुश्मन बना दिया हो। ये आप मुल्क यहाँ कर क्या रहे हैं, कहां लेके गए हैं? आज आपने एक सी पैक जो 2.5 साल पहले जो शेल्फ किया था, फिर आपको शुरू करना पड़ा, फिर वही अल्लाह कहा जो सऊदी अरेबिया से खराब थे वो दोबारा खराब हुए और वो खराब होने थे। इन बिटवीन आपने 3 साल पाकिस्तान को बंद रखा। आप इशारियों में बात करें तो फिगर्स ले ले। मैं कहता हूं जी कि जहां पे मैं डॉक्टर साहब आपको एक आखिरी बात कह देता हूं, हारून साहब को आने दें कि जहां मुल्क पहुंच गया, एक आखिरी बात कि जहां मुल्क पहुंच गया है, मुझे खदशा है कि यहां से निकालना, इस गलत सूरत निकालना मुश्किल, नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। हारून रशीद साहब, आर्गुमेंट यह है हुकूमत का कि जो मसाइल ऑपोजिशन जिनका जिक्र करती है ये बेसिकली मेडिसिन की लैंग्वेज में सिम्प्टोमेटिक मसाइल हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ऑपोजिशन उनकी तरफ तो निशानदेही करती है, लेकिन ये बात नहीं करती कि ये सर्कुलर डेट, ये इतना बढ़ा हुआ खर्चा, ये जो और डेट्स हैं सारे, ये बढ़े क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। सो दर हकीकत ऑपोजिशन आधी कहानी सुना रही है, पूरी कहानी नहीं सुना रही है। हारून साहब, पूरी कहानी इस मुल्क में कोई भी नहीं सुनाता डॉक्टर साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात और ये और फलां, और ये नहीं करेंगे और कर्ज नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे और फलां करेंगे, और किया क्या आने के बाद कुछ का अच्छे काम भी किए, इसमें शुबह नहीं है। एक खसारा काम करने की कोशिश की, मगर चूंकि न मामला फहमी है न मर्दम शनासी है, एक भीड़ जमा कर लिया है। ये जो हमारा वजीर खजाना, इस तरह के वजीर खजाना कोई होते हैं दुनिया में? कौन इनको रखता है? पीपल्स पार्टी ने रखा था। अच्छा, अब ना आप अदलिया को ठीक कर रहे हैं, ना आप पुलिस को ठीक कर रहे हैं। ये वो नासिर दुरानी साहब कहाँ चले गए? और ये बुजदार जैसे लोग वजीर आला कैसे हो जाते हैं? और ये वजीरों की तरह शक्लें मुलादा फरमाएं आप। और कोई काम नहीं हो रहा है। 8,000 रुपए वसूल होने चाहिए। रोज कहते थे इमरान खान साहब 8,000 रुपए मैं वो वसूल करके दिखाऊंगा। एक तो ये जो दावा करने की आदत है, इन्हें ये पता नहीं कि दावा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। 8,000 रुपया, 8,000 अरब रुपए जमा करेंगे, हो सकते हैं। वो जरदारी साहब ने डॉक्टर सेडल से पूछा टैक्स बढ़ सकता है, उनका दुगना हो जाएगा 1 साल में। बढ़ का क्या मतलब है? उसने कहा क्या करना होगा? उसने कहा 8-10 बड़े डिफॉल्टर पकड़ने होंगे, उसमें 1-2 आपके से बुजरा होंगे। और वो चुप कर गया। इसमें कोई ढंग का आदमी इन्होंने रखा नहीं। फिर जो ये हरकत एक ऐसी अजीब की है, एक तो अपनी बरगुजीदी का इमरान खान साहब में इतना एहसास है जैसे वो आसमान से नाजिल हुआ और जमीन पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये बात ठीक है कि मलबा वो छोड़ के गए थे, मगर इन्होंने क्या किया? मामला यही रुके जरा, हुकूमत का इसमें एक जवाब ले लें कि बेसिक आर्गुमेंट ये बनता है कि ये सही है कि पीपीपी और पीएमएलएन ने मलबा छोड़ा, उन्होंने गन मचाया, महंगे कर्जे लिए, महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट लिए, मिस मैनेजमेंट की, लेकिन पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान की टीम को तो पता होना चाहिए था कि मसाइल हैं क्या, इनको अदराक क्यों नहीं था और इन्होंने जवाबन किया क्या? डॉक्टर शहबाज, देखिए मोईद, इसमें 2-3 बातें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि अगर आपके घर में चोरी हुई है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लूटमार हुई और आप उससे बर्दाश्त करते रहे सालों तक,
तो अब उसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में फर्नीचर भी चला गया है, टीवी भी चला गया, फ्रिज भी चला गया, तो अब वो आसमान से नहीं आ जाना। अब आपको फिर लंबा अरसा मेहनत करनी पड़नी है और वो चीजें बनानी पड़नी है। पीटीआई की गवर्नमेंट हो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, जिस तरह की ये लूटमार करके गए थे, जैसे ये मुल्क को दिवालिया करके गए थे, आप उसे 5 साल क्या 10 सालों में भी मुल्क को एशियन टाइगर पे तो खड़ा नहीं कर सकते। आपको टाइम लगना, ये लंबी गेम है। अब आपको आने वाले, हमारी हुकूमत है, अवाम को फैसला करना पड़ना, अगले 25, 30, 40 साल आपने किसी बेईमान को दोबारा वोट नहीं देना। आपने ऐसे लोगों को वोट देना जो अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, आपके सामने बात करते हैं। आज सिंध की गवर्नमेंट ने बात की, पूरे मुल्क में एक शख्स वेंटिलेटर ना होने की वजह से फौत हुआ, पूरे मुल्क में एक, और वो डॉक्टर साहब थे एक जो कराची में हुए। अच्छा, आज भी इन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया कि पाकिस्तान के अंदर आप सख्त तरीन लॉकडाउन कर दें। आप भी उन लोगों में शामिल थे। उसकी वजह यह है कि अशराफिया का एक ख्याल था, उनको लगता था कि आम बंदे से हमें ये बीमारी लग जानी है। हमें तमाम बीमारियां हमारे बच्चों को थोड़ी ना लगती हैं। वो तो गरीब का बच्चा पानी पीता है जोहड़ से, आपका या मेरा रिश्तेदार तो नहीं पीता पानी। पहली दफा एक ऐसी बीमारी आई जो बड़े, आपको जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब आप मोहित पीरजादा नहीं, सारी हमारी जो क्लास है, आपके मेरी तरह के लोग, हमारे तमाम, मैंने खुल के कहा था क्या कि नहीं, मैं कह रहा था कि मैं आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मतलब आपको पता है हमारे वाली जो लॉटरी सारी लॉकडाउन चाहती थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने रिस्क लिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, लॉकडाउन नहीं किया। आज सिंध में सबसे ज्यादा स्प्रेड है, सबसे ज्यादा अमवात हैं। अगर आप आबादी के लिहाज से देख लीजिए, किसी लिहाज से देख लीजिए, कोविड का नुकसान सबसे ज्यादा है। और ये उस टाइम आइंस्टाइन बने हुए थे, रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, झूठ बोलने में तो इनको महारत है। अगली बात देखिए, 10 अरब रुपए की वीट चूहे खा जाते हैं, चोरी हो जाती है, जो नैब रिकवरी करती है इनकी। अगर आप दूसरी 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए की, 15 अरब की टोटल थी, 10 अरब नैब ने रिकवर कर लिया था इनके फूड डिपार्टमेंट से। नाले कराची के इनके साफ नहीं होते, और सीपैक का, ओ भाई सीपैक एक लार्जर चाइना का प्लान था जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया और पाकिस्तान ने एग्री किया, जिसमें हमारे सारे दिफाई इदारे, हमारे सारे लोग ऑन बोर्ड थे। उस टाइम बदकिस्मती से आपकी हुकूमत थी, बदकिस्मती इसलिए कि आपने उसमें भी कोई ना कोई रोड़े अटकाए होंगे जरूर उस टाइम, आप हस्बे मंशा। तो सीपैक, आपसे तो नाले साफ नहीं होते, आप सीपैक का रिवॉर्ड लेने पहुंच गए। देखिए, ये जो सारा नज्मो नस्क, जहां पे पीएन खड़ा है वो भी रिश्वत मांगता है। आप उसको, आपको मैं एक मजेदार एक इदारे की बात सुनाता हूं, इदारे का नाम ना पूछेगा, अभी वो केस चल रहा है इसलिए। एक इदारे में से चोरी हो रही थी पब्लिक की चीजों की, खाने पीने की अशिया होती थी उस इदारे में। उस इदारे को प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि उसकी ऑटोमेशन करते हैं। ठीक, ऑटोमेशन करने के लिए ठेके के लिए बिड करने दी गई। एक कंपनी ने ऐसी बिड की जिसमें काम होना पॉसिबल ही नहीं था। तो जब उनका इंटरव्यू किया, उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो दूसरी कंपनी को बिड दे दी गई। वो कंपनी कोर्ट में चली गई कि जी ये ज्यादा बिड वाले को दे दी, हमने कम बिड दी थी, यहां करप्शन हुई। कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने उसके बाद कभी ऑटोमेशन नहीं की क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि उस इदारे के मुलाजमी ने वो फेक कंपनी खड़ी की थी। अच्छा, कि ना ऑटोमेशन हो, ना हमारी कभी चोरी पकड़ी जाए। अच्छा। और इसमें से हम चोरी करते मीन जहां पे सिस्टम, अभी ये गालियां निकालने की बात कहते हैं। मैं हारून रशीद साहब को अभी एक दावत देता हूं, ये मेरे ट्विटर के पिछले 50, 60, 100, 300 ट्वीट निकाल लें, अगर उसके ऊपर पहले 3 ट्वीट्स के बाद लगातार गंदी गालियां ना हो तो वो किसे, हारून रशीद साहब कसूर आपका, बाल आपके सफेद है, मेरे नहीं है। आपकी जनरेशन ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करप्शन की यहां पर। आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन भी आते हैं, आपकी जनरेशन ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको नहीं कह रहा, आपको पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको पता है इस बात का। अच्छा, मैं आपसे बड़ा कुछ सीखता भी हूं। आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन की जनरेशन भी आती है, आप लोगों ने इस मुल्क में ऐसी गंदी रिवायत दी कि एक औरत सड़क पे चल नहीं सकती अकेली, उसको हरास किया जाता है। और आप सोशल मीडिया पे गालियों से आपको लगता है ये पीटीआई कल्चर लाई है। आपके मुल्क में कहीं कल्चर है कि औरत अकेली चली जाए कहीं पर? ये कल्चर गंदगी का हमने बड़ी, ये गंदे पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट करना, रिश्वत लेने वाले को, बिल्कुल रिश्वत लेने वालों के साथ रिश्तेदारी करना और उनके तुर्रे बनाना। साहब मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। उनके ये आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन को ये देके गई है। हमारी जनरेशन कैसी है? हमारी जनरेशन का क्या सवाल है? हम शरीफ लोग हैं। नहीं, आप हमारे ही लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सारी बातें शरीफ लोग हैं, लेकिन यहां तक आप ही ने पहुंचाया। हमारा किया जरा तो आगे पता चलेगा। हारून साहब, हमारा किया जरा तो 40 साल बाद पता चलेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी, हारून साहब आप
मुकम्मल कर लें जल्दी से, मुझे ब्रेक। इंडिविजुअल का होता है, जनरेशन का नहीं होता, इलाके का नहीं होता, नस्ल का नहीं होता, जुबान का, पार्टी का होता है इसका मतलब। रुकिए, मुझे ब्रेक अच्छा, इंडिविजुअल का होता है तो हारून साहब पार्टी का होता है। मुझे ब्रेक लें। तहरीक इंसाफ का कहां से फिर हो गया? आपकी बात ने तो फिर डिनाई कर दिया आपके गालियां देने सिखाती है। अच्छा, तहरीक इंसाफ सिखाती है, पे करती है। आप तो बातें करते रहे हमारे वर्कर्स के साथ, जलसों में तकरीरें करते थे कि आप सिखाते थे। एमकेएम से सीखा है आप सब लोगों ने। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। गोलियां भी मारती थी। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बात को वहीं से कनेक्ट करते हैं। हारून साहब, आपको यही क्यों शक है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की ही कोई टीम्स करती हैं? बिकॉज मुझे तहरीक इंसाफ वाले अटैक नहीं करते। मैं जो ट्वीट करता हूं उसके ऊपर दर्जनों सैकड़ों गालियां और बहुत ही कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है। ये तो अब ट्रेंड है, ये कोई एक पार्टी का ट्रेंड नहीं है। यहां तो ऐसा लगता है कि इंटर एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पे मुझे शक है कि उनके बटन बाहर से हैं, बैठे हुए भी बाहर हैं, वो पाकिस्तान में है भी नहीं। क्यों हारून साहब? अरे ये फलसफे की बात नहीं है, हमारी मालूमात हैं। ये बात आपकी सही है, कोई एक पार्टी नहीं है। ये गुंडागर्दी जो है ये एमकेएम ने राइज की, उससे पहले भी थी। ये पिछली सदी के चौथे अशरे में भी थी। एक बूढ़े आदमी से मिला था, उसके दो बिगली थे, एक कांग्रेस की हमायत करता था, एक मुस्लिम लीग की हमायत करता था, और फौज सुर्खियां भी उनमें लगती थी। ये बर्रे सगीर का मिजाज है, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकरेज किया है इस बात को। इमरान खान ने इनकरेज किया? यानी मेरी बात तो सुन रहे यार, मैंने डॉक्टर सडल के हाथ उन्हें मैसेज भेजा कि बंद करें यार, आप मुझसे नाराज हो गए तो हो जाए, कोई बात नहीं, अखबार नवीसों से हुकूमतें नाराजी होती हैं। उन्होंने वादा किया, पूरा माशरा गलाजत में उधड़ा हुआ है कि लीडर का काम होता है माशरे की तकसीम और तसुबात से ऊपर उठे, कौम की अखलाकी तरबियत करे। कुजा ये कि वो कोई ये जो पंजाब का वज़ीर इत्तलात है, इस तरह के आदमियों को कोई साथ चारपाई पे नहीं बैठने देता। चले आपका, मैंने इससे कहा एक दफा इमरान खान से कि यार जिस आदमी को कुछ चारपाई पे बैठने न दे और 100 रुपए उधार न दे, तुम उसको कौमी असेंबली का टिकट देते हो, उसको फिर उनको। अब आप वाकया सुन लेना, मैंने कहा यार ये इसको अपना फखर इमाम साहब को शामिल कर लो। मेरी तो आपको पता बेतकलीफी थी। कहने लगा बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदमी है। मैंने कहा ट्रैक्टर चलवाना उससे, और फिर दो आशिक जवान को तुमने शामिल कर लिया है। तो ये तो हाल है यार, कोई सूझबूझ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, कोई बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। को माशरे की अखलाकी हालत इतनी मखदूश हो चुकी है और सब मिलजुल के उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। मैं क्विकली एक बात बताऊं। देखिए, हारून साहब बुजुर्ग हैं हमारे, और इन्होंने हमारा तहरीक का बहुत सच का साथ दिया, बहुत बोले। मैं उसके लिए इनकी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं जो हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, मुझे उन पे बड़ा फख्र है तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेके आए। इमरान खान और उनके उन वर्कर्स के बगैर हम यहां तक ना पहुंच पाते, पाकिस्तान यहां तक ना पहुंच पाता कि जहां का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब इंटरव्यू देता है तो ये वो तो उसका जवाब हो गया। तीन बातें, क्या तीन सिर्फ बातों पे औरतों बात की हैरेसमेंट हो सकती है सोशल मीडिया पे, या आदमियों की भी हैरेसमेंट होती है? ये हमें सोचना पड़ेगा। मुझे अगर इसे कहते हैं दिन में 5000 लोग गाली निकाले, आप वो गालियां देते तो उसके लिए मुझे औरत होने की जरूरत तो हम जेंडर कार्ड खेलते हैं, जेंडर कार्ड खेला जाए। हमें ये देखना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। डॉक्टर शीला मजारी जो है वो सिर्फ औरतों का इशू क्यों उठा रही है? मेरे ख्याल में वो उनको एक जनरल इशू उठाना चाहिए कि ये नॉन जेंडर स्पेसिफिक है। मेरे ख्याल में वो हमारी सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन उन्हें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना चाहिए। इसको ह्यूमन राइट्स से जोड़ना चाहिए, ना कि जेंडर। अब फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल ऑफिसर ने करप्शन की हो तो हम सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे कि वो फीमेल है? बहुत सारी जर्नलिस्ट ऐसी हैं फीमेल जिनका मुझे पता है कि वो मुस्लिम लीग नून की स्पोक्स पर्सन है। मैं अब नाम नहीं लूंगा, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा जी मैं मौजूद नहीं थी, मेरा नाम लिया। मैं उनके प्रोग्राम में नहीं जाता। मैं आपको अभी कैमरे अब इसके बाद दिखा देता हूं। उसकी वजह यह है कि तो मैं आखिरी बात ये यहां पर कर दूं कि हमें अपने वर्कर पे बहुत फख्र है। हम अपने वर्कर को बिल्कुल कभी नहीं कहते कि आप करप्शन करें। आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी में लोग करप्शन करने की कोशिश नहीं करते होंगे? इमरान खान साहब दिन रात बैठ के उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और रोकते हैं। उन्हें जब किसी का पता लगता है वो उसको उसकी पोजीशन से हटा देते हैं। लेकिन हारून साहब, ये जितने लोगों के आपने नाम लिए, आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रमोट करते होंगे जो मेरे ख्याल में करप्ट हैं। तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, अब क्या करें? नियाज़ी साहब, एक जरा मुख्तलिफ सवाल आपसे। तो कोई जवाब ना हुआ। नहीं, जब तक किसी की करप्शन, अगर सर किसी की करप्शन साबित हो तो खान साहब रिमूव कर देते हैं। ये सच है या नहीं? उस्मान बुज़दार को आप करप्ट साबित कर दें तो वो उतार देंगे। कह रहे हैं हारून साहब, कह रहे हैं कि करप्शन एक वाहिद क्राइटेरियन नहीं है।
इनकॉम्पिटेंस भी क्राइटेरिया है। और अच्छा, इनकॉम्पिटेंस भी साबित कर दें किसी तरीके से आप उनकी, अगर कोई आपके पास आपको पसंद नहीं कोई बंदा है जितने तो और बात सबूत है। चाहिए, जितने सबूत आप चाहिए, आपको ज्यादा पता है। और वो टाउन कमेटी का चेयरमैन था तो उसने घोस्ट मुलाजिम रखे हुए थे। नायब के चेयरमैन से कहे जरा उसकी इंक्वायरी करे, या किसी अच्छे पुलिस अफसर से कहें आपको करे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सर हफीजुल्लाह नियाजी साहब का कनेक्शन अब जुड़ा है। आप वो यहाँ मौजूद नहीं, आपके पास अगर कोई भी ऐसा सबूत है आपको बिल्कुल पेश करना हफीजुल्लाह चाहिए। नियाजी साहब, आप इस डिस्कशन से, 20 सबूत है। हारून साहब जरा रुकिए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपका कनेक्शन टूट गया था, आप इस डिस्कशन से बाहर हो गए। आपको वैसे क्या लगता है डिस्कशन के अगले हिस्से में कि सिर्फ करप्शन ही एक जो है वो यार्डस्टिक हो सकती है, या इनकॉम्पिटेंस भी एक यार्डस्टिक है पब्लिक ऑफिस के लिए? डॉक्टर साहब बदकिस्मती समझें कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें सारी चीजें हैं। करप्शन की होश रबात दास्तानें हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि इस वक्त जो करप्शन पाकिस्तान की मरकज और नीचे है, ये अपने वजीरों को देख लें, आजम सवाती को पेश कर दे, आमिर रकियानी साहब को पेश कर दे, रजाक दाऊद का मेमन डैम पेश कर दे, ये मैं कहता हूं कि बाबर इवान साहब को पेश कर दे, जो बीआरटी को पेश कर दे। लेकिन बात वो कहते हैं ना कि खिरद का नाम जुनू का खिरद सोचाए आपका हुस्ने करिश्मा सास करे, जो मर्जी ये करते रहे। देखिए मेरा बेटा जो है एक केस के अंदर, ये गिल साहब का बहुत अच्छा दोस्त है, और भाई वो गिल साहब का बड़ा रिस्पेक्ट है उसके दिल में है। वो बताएगा कि वो साजिद अब्बासी साहब एक कस्टम अपीलेट कोर्ट के कोई 10 बिलियन रुपए का एक एक्सपोर्टर है, उसका केस किया हुआ है, 50 बड़े एक्सपोर्टर में आता है। खुदा गवाह के बंदे को पुकार के हुआ है, उस बंदे की एक्सपोर्ट को इन्होंने जीरो कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि एक फ्रिवलेस चार्जेस के ऊपर कस्टम ने उसके ऊपर के आपका प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लेबल है उसके ऊपर। अच्छा ठीक, 10 बिलियन का पाकिस्तान के 50 बड़े एक्सपोर्टर को जीरो करके रख दिया। एक जगह पे आप करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा एक बात सुन ले, कहते हैं यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। इस पे खासी बहस होगी। नियाजी साहब जरा हारून साहब को आने दीजिए। हारून साहब, वो ठीक है कि आपने बहुत सी कमजोरियां और नाकामियां और फेलियर इस हुकूमत के बताए हैं, लेकिन मैं डॉन का एडिटोरियल देख रहा था जिसपे बहुत तनकीद हुई है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी भरपूर रही है। इसने बालाकोट पे हिंदुस्तान का जिस तरह से जवाब दिया वो भी बहुत ही मौसर था। एनसीओसी जो बनाया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर था, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो बनाया, और जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया वो भी बड़ा जबरदस्त है। एहसास प्रोग्राम जो है उसका जो यूज किया है कोविड-19 में वो भी बहुत अच्छा है। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? सर एहसास प्रोग्राम की तो सबसे ज्यादा तारीफ इस नाचीज ने की। फॉरेन पॉलिसी पे आप ठीक कहते हैं, सभा इसके भरपूर सफारती मुहिम कश्मीर पे नहीं चला रहे, उसमें झिझक और तरम्मुल और तजब्जुब का शिकार हैं। फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल ठीक है, इन्हें दाद मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए मौके भी हैं कि वो आजाद खारजा पॉलिसी इख्तियार कर ले। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो हुकूमत सिविल अदारे तामीर नहीं करते, तमाम इंसानी तारीख ये है और तमाम कंटेम्प्रेरी दुनिया में हर दाना आदमी जानता है कि सिविल अदारे, अच्छी पुलिस, अच्छी अदलिया, अच्छी सिविल सर्विस, पटवार वगैरह वगैरह, आपको पता है कि उनके बल पर तरक्की होती है। ये आधा शहर अमेरिका में, आधा मैक्सिको में है, 2-3 गुना आमदन का फर्क है। कोरिया में एक तारीख, एक तहजीब, एक मजहब, एक पस मंजर है, लेकिन दोनों तो कोरियाओं के आमदन में कितना फर्क है, सिविल अदारों का फर्क है। वो कहते हैं मैं अकेला कर दिखाऊंगा, मैं 8,000 रुपया जमा करके दिखाऊंगा। मैं उसे पूछा था झोली फैला के जमा करने, वक्त हमारा ये हिम्मत दिखाए ना जरा, बिहार को ठीक करें जी। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। हारून साहब का, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, और इसी तरह से नियाजी साहब का, हफीजुल नियाजी साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश ये थी हमारी कि हम एक रेट्रिक से हट के हुकूमत की परफॉर्मेंस को देख सकें कि जो फेलियर्स हैं वो क्या हैं, जो कामयाबियां हैं वो क्या हैं, और अगर फेलियर्स हैं तो उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है। ये डिस्कशन आपने देखी, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।